नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारणी की तरफ से संचालित आज की इस ई क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस ई क्लास में हम ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों का अध्ययन करेंगे। पिछली एक क्लास में हमने पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल के बारे में अध्ययन किया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाषाण काल में मनुष्य ने अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपकरणों के रूप में पाषाण उपकरणों का उपयोग किया था। जैसे जैसे उसका बौद्धिक विकास होता गया, उसकी भौतिक आवश्यकताओं में परिवर्तन होता गया, मनुष्य ने अन्य धातुओं अथवा वस्तुओं से उपकरण निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी, जो कि लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में प्रयोग की गई थी। चूंकि मनुष्य पहले पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था और अब उसने धातु के रूप में तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया था, इसलिए वह संस्कृतियां जिनमें तांबे के औजारों के साथ साथ पाषाणों के उपकरण भी प्राप्त होते हैं, उन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। यह संस्कृति ग्रामीण संस्कृतियां थी। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन सभ्यता से पहले की है, परंतु कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य सभ्यता पहले आती है तथा देश के अधिकांश भागों में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में। ताम्रपाषाण सभ्यता का विकास और प्रारंभ उत्तर भारत में हुआ। दक्षिण भारत प्राय इससे अछूता रहा। इसके बारे में डिटेल हम आगे जब इसके क्षेत्रीय विस्तार पढ़ेंगे उसमें करेंगे। ये जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी, एक विशेष प्रकार के मृत भांडों यानी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करती थी, जिसके आधार पर इन्हें पहचाना जाता था। इस संस्कृति के विशिष्ट मृत भांड गैरिक मृत भांड थे, जिन्हें ओपीसी कहा जाता है, और सर्वाधिक प्रचलित तथा सर्वाधिक प्राप्त मृत भांड लाल व काले रंग के मृत भांड थे। जहाँ तक इस संस्कृति के भौगोलिक विस्तार का प्रश्न है, पुरातत्ववेदों द्वारा भारत की इस संस्कृति को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मालवा क्षेत्र तथा महाराष्ट्र। मुख्य रूप से इन 3 क्षेत्रों में ही ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का विकास हुआ। इसके अलावा दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों में तथा अन्य जैसे मध्य गंगा घाटी व कुछ स्थानों से भी इसके अवशेष मिले हैं। जहाँ तक राजस्थान का प्रश्न है, राजस्थान में ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष सबसे पहली बार जोधपुरा से मिले हैं, जो कि जयपुर जिले में साहिबी नदी के किनारे पर स्थित है। ताम्रपाषाण संस्कृतियों में सबसे महत्वपूर्ण गणेश्वर संस्कृति या सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि जितने भी स्थानों से हमें ताम्रपाषाण युगीन स्थानों से जो तिथियां प्राप्त हुई हैं, उसमें सबसे प्राचीन तिथि गणेश्वर की है। इसलिए गणेश्वर संस्कृति को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि जो गणेश्वर है वो राजस्थान के सीकर जिले में नीम के थाना क्षेत्र में कांतली नदी के किनारे स्थित है तथा इसकी खुदाई RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में की थी। यहाँ से बड़ी मात्रा में तांबे से निर्मित सामग्री मिली है। दूसरी महत्वपूर्ण संस्कृति एक थी आहड़ संस्कृति। अब क्योंकि यह संस्कृति बनास नदी घाटी में स्थित थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है।
बनास संस्कृति के कुछ प्रमुख केंद्रों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहला है आहड़। आहड़ संस्कृति बोल लो, बनास संस्कृति बोल लो, एक ही है। पहला है आहड़। यह उदयपुर जिले में आयड़ या बेडच नदी के किनारे पर स्थित है। आहड़ का जो उत्खनन था वो सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था। शिलालेखों में आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवर्ती अंकित है। बाद में इसे आघाटपुर कहा जाने लगा तथा स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से जानते हैं। इस संस्कृति की एक खास बात यह थी कि इसमें सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होता था। जहाँ तक पुरावशेषों का संबंध है, आहड़ से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिली है वो है टेराकोटा का बैल। टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी का बैल, जिसे बनासियन बुल भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य आहड़ से मिलता है। यद्यपि विद्वानों में इसमें मतभेद भी पाया जाता है। फिर एक महत्वपूर्ण स्थान है गिलूंड, जो कि राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र ताम्रपाषाणिक स्थल है जहाँ पर प्रस्तर फलक उद्योग यानी जो पाषाण के उपकरण होते थे उनके साथ मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। फिर बालाथल, ये राजसमंद में बनास नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज वीरेंद्रनाथ मिश्र ने की थी तथा यहाँ से एक 4000 वर्ष पुराना कंकाल प्राप्त हुआ है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। फिर एक है मरमी, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जहाँ से विभिन्न प्रकार की मवेशियों के अवशेष यानी हड्डियाँ वगैरह प्राप्त हुई है। तो राजस्थान में जो मुख्य संस्कृतियाँ जोधपुरा, गणेश्वर, आहड़ और आहड़ में आगे या बनास में गिलूंड, मरमी और बालाथल। फिर दूसरा आता है मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र का समयावधि सामान्यतः 1700 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। मालवा संस्कृति आहड़ संस्कृति की उत्तराधिकारी संस्कृति थी और इस संस्कृति का विस्तार मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हुआ था। छात्र इस संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थानों के नाम याद रखेंगे, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थान किस संस्कृति से संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है, और उसकी कुछ एक दो जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो याद रख सकते हैं। तो मालवा संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल थे उसमें माहेश्वर, नागदा, एरण, कायथा, नवदा टोली, ये कुछ प्रमुख थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थे कायथा और नवदा टोली। दक्कन में मालवा संस्कृति का विस्तार तापी नदी घाटी में था तथा परवरा, गोदावरी, भीमा नदी घाटियों में संस्कृति के अवशेष मिले हैं। पहले देखते हैं कायथा। यह संस्कृति, यह जो स्थल था कायथा, मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल था, इसलिए इसे कायथा संस्कृति भी कहा जाता है। यह जो स्थल है इसका उत्खनन कार्य V.S. वाकणकर ने किया था तथा यह स्थान मध्य प्रदेश में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फिर दूसरा स्थान है एक नवदा टोली, जो कि नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में है और इसका उत्खनन कार्य H.D. सांकलिया ने किया था। इसकी खास बात यह है कि यह मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल और सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। भारत के किसी भी अन्य स्थान से इतने अनाज नहीं मिले हैं जितने कि नवदा टोली में मिले हैं। मतलब सर्वाधिक अनाज की किस्में नवदा टोली से प्राप्त हुई हैं।
फिर है कि नवदा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है। फिर आता है जोरवे संस्कृति, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में विकसित हुई थी और इसे महाराष्ट्रियन संस्कृति भी कहा जाता है। इसकी अवधि है 1400 ईस्वी से लेके ईस्वी पूर्व से लेके 700 ईस्वी पूर्व। ताम्रपाषाणी संस्कृति के भारत में जो सर्वाधिक स्थल हैं वो पश्चिमी महाराष्ट्र में मिलते हैं। और ख़ास बात यह है कि भारत में लंबे समय तक, यानी सबसे लंबे समय तक जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति जीवित रही वो जोरवे की संस्कृति थी, क्योंकि भारत के अन्य भागों में जहां लगभग 1200 ईसा पूर्व में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां विलुप्त हो गई, वहीं जोरवे में यह संस्कृति 700 ईस्वी पूर्व तक विद्यमान रही। जहाँ तक इस संस्कृति के प्रमुख स्थलों का प्रश्न है, इसमें दायमाबाद, जोरवे और नेवासा, जो कि अहमदनगर में स्थित हैं, फिर चंदौली, सोनगांव और इनाम गांव, ये इनाम है, इनाब नहीं है, ठीक करेंगे, इनाम गांव जो कि पुणे जिले में स्थित हैं, तथा प्रकाश और नासिक हैं। इन सभी स्थानों को सम्मिलित रूप से जोरवे संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि इस संस्कृति से, यानी महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंधित जिस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई हुई थी, उत्खनन हुआ था, वो जोरवे है। और ये परंपरा है कि जो स्थान पहले मिलता है उस स्थान के आधार पर ही संस्कृति का नामकरण किया जाता है। जोरवे परवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसके अलावा भी इस संस्कृति के कुछ स्थल हैं, छोटे स्थल हैं, जैसे जो प्रकाश है वो तापी नदी घाटी में है, और एक है बल्की और गोटलिक जो कि छोटे आकार के हैं। जोरवे के बारे में देखते हैं कि जोरवे की खोज M.N. देशपांडे ने की थी, तथा जोरवे की जो संस्कृति है वो अपने विशिष्ट प्रकार के मृद भांडों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हाथ से बने टोंटीदार यानी नल के टाइप के लाल रंग के लेप वाले पात्र प्रसिद्ध हैं। दूसरा स्थल है दायमाबाद। यह जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से पहली बार कुल्ची व लोबिया नामक अनाज की उपस्थिति दर्ज हुई है। इसके अलावा दायमाबाद की प्रसिद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ से भारी संख्या में कांस्य वस्तुओं की प्राप्ति है। ये इंपॉर्टेंट छात्र याद रखेंगे, जो कि उत्तर हड़प्पा काल से भी प्रभावित है। यहाँ पर जो ये 4 प्रसिद्ध कांस्य की मूर्तियाँ मिली हैं, उसमें पहली है एक नग्न सारथी जो कि रथ के ऊपर खड़ा है, दूसरा सांड, तीसरा हाथी और चौथा गेंडा। इन सारी मूर्तियों का कुल भार 60 किलो है। M.A. शाली ने यहाँ से प्राप्त मानव आकृति की तुलना भगवान शिव से की है। इस प्रकार की धातु प्रतिमाएं भारत के किसी भी अन्य पुरास्थल से प्राप्त नहीं हुई हैं। तो दायमाबाद की ख्याति का प्रमुख कारण है वहाँ से प्राप्त कांस्य की मूर्तियाँ। फिर एक महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ का इनाम गांव। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणिक संस्कृति से जुड़े किसी भी स्थल की तुलना में इनाम गांव में सर्वाधिक विस्तृत उत्खनन कार्य हुआ है। इनाम गांव की बस्ती किलेबंद यानी चारों तरफ दीवार से घिरी हुई है। यहाँ की बस्तियों से ऐसा प्रतीत होता है कि जारवे संस्कृति में सामाजिक असमानता प्रारंभ हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे जो शिल्पकार या मजदूर वर्ग है उनके आवास वृत्ताकार झोंपड़ियों में है, जबकि संभावना की जाती है जो किसान और कुलीन वर्ग थे उनके आवास मध्य भाग में आयताकार क्षेत्र में होते थे। इसके अलावा इस संस्कृति से पत्थर से निर्मित बांध बनाने के अवशेष भी मिले हैं।
अन्य क्षेत्रों में है उत्तर प्रदेश के गंगा घाटी क्षेत्र में नहुन या नरहन है, ये नहुन नहीं है, खैराडी, राजघाट, राजाकर्ण कटीला, झूसी हवेलियाँ, इमलीडी, अगियाबार, साइपाई आदि। इसमें जो नरहन संस्कृति है उसके बारे में माना जाता है कि उसे बिहार की खानों से ताम्र अयस्क प्राप्त होता था। पूर्वी भारत में जहाँ तक ये संस्कृति के विस्तार का प्रश्न है, इस क्षेत्र में बिहार में चिरांद, सेनवार, सोनपुर और ताराडी, झारखंड में बारूडी तथा पश्चिम बंगाल में पांडु, राजाडिब्बी, महिषदल तथा भरतपुर प्रमुख पाषाणिक स्थल है। छात्र ध्यान देंगे, एक एग्जाम में भरतपुर पूछा गया था। ये राजस्थान वाला भरतपुर नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल वाला भरतपुर है। इसके अलावा दक्षिण में भी आंध्र प्रदेश के लिंगनपल्ली और रामापुरम जिलों से ताम्र पाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन जहाँ तक दक्षिण भारत में इस संस्कृति के विस्तार का प्रश्न है, कुछ विद्वानों का मानना है कि दक्षिण में नवपाषाण काल के पश्चात सीधे ही लोह युग आ गया था, क्योंकि यद्यपि कुछ क्षेत्रों में जैसे कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच रायपुर दोआब क्षेत्र में कुछ स्थानों से तांबे का प्रयोग मिला है, लेकिन वह बहुत ही अल्प मात्रा में है। इसलिए महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया ये कि दक्षिण भारत में पाषाण काल के पश्चात सीधे लोह युग आ गया था, ताम्र युग नहीं आया था, क्योंकि वहाँ के जो पूरा स्थल है वहाँ से अत्यंत अल्प मात्रा में तांबे के अवशेष मिले हैं। टेकलकोट से एक सोने की लटकन प्राप्त हुई है, जिससे ज्ञात होता है कि इस काल में सोने का प्रयोग शुरू हो गया था। अब यदि इस पूरी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की कुछ सामान्य विशेषताओं की तरफ देखें, तो जैसे मैंने पहले बताया कि तांबे और पाषाण के औजारों को उपकरण प्रयोग करती थी। फिर दूसरा मैंने बताया ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। तीसरा है कि तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्र पाषाणिक बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। कुछ हड़प्पा पूर्व की है, कुछ हड़प्पा के समकालीन है तथा कुछ हड़प्पा के पश्चात की हैं। इसके अलावा ताम्र पाषाणीन लोग सामान्यतः पक्की ईंटों का उपयोग नहीं करते थे। अपवाद स्वरूप गिलूंड को छोड़ सकते हैं आप, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है। फिर इनकी जो शव संस्कार विधि थी उसमें भी अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि हमें देखते हैं कि जहाँ पश्चिम भारत में शव का पूर्ण रूप से शवाधान किया जाता था, वहीं पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान प्रचलित था। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में लेटाते थे, जबकि दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में उसको गाड़ते थे। यहाँ पर वयस्कों को अधिकतर लेटाकर तथा बच्चों को कलशों में दफनाया जाता था। ताम्रपाषाणीन सभ्यता के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। इसी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे। ताम्रपाषाण सभ्यता के लोग पशुपालन मांस के लिए करते थे, न कि घी दूध के लिए। इसके अलावा जहाँ तक इस सभ्यता के पतन का प्रश्न है, मैंने पहले बताया कि इस सभ्यता के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण वर्षा की कमी माना जाता है। और यदि पूछ ले कि सबसे ज़्यादा दीर्घजीवी संस्कृति कौन सी थी ताम्रपाषाण में, तो वो थी जोरवे संस्कृति, क्योंकि अधिकांश संस्कृतियां जहां भारत में 1200 ईस्वी पूर्व में समाप्त हो गई, वहीं जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक विद्यमान रही। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।